नमस्कार प्रिय दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने सिंधु घाटी की सभ्यता का कुछ अंश जानने का प्रयास किया था और उसी के आगे हम आज आपके लिए कुछ तथ्य रखेंगे। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर लीजिए। सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और घग्गर नदी का क्षेत्र सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगर इसे मैप में हम देखने का प्रयास करें तो पश्चिम में सुत्का गेडोर एक जगह है पाकिस्तान में, और पूरब में आलमगीर नाम की एक जगह है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में अवस्थित है। उत्तर में कश्मीर, वर्तमान के कश्मीर में एक मांडा नाम की जगह थी, वहाँ तक। दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये एक सर्किल है जहाँ तक सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार था। पश्चिम से पूरब की ओर 1600 किलोमीटर और पश्चिम से पूरब की ओर या पूरब से पश्चिम की ओर 1600 किलोमीटर और दक्षिण से उत्तर की ओर 1100 किलोमीटर की दूरी तक इनका फैलाव था। भारत की क्षेत्रफल में अगर बात करें तो वर्तमान में किन राज्यों में सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार था, तो वर्तमान में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हुए हैं। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो असिंध, पंजाब तथा बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ भाग सिंधु घाटी सभ्यता में दर्शाए जाते हैं। इससे पूर्व की कक्षा में हमने बता दिया था कि वहाँ की नगर व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी। वहाँ के लोग खेती करते थे, क्योंकि खेती के भी साक्ष्य हमको मिले हुए थे। और एक होमवर्क के तौर पे आपको हम देना चाहेंगे कि इंडिया में जो भी राज्य हैं अभी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे जो भी सभ्यताएं पाई गई हैं, हम उनका अगर आप कहेंगे तो PDF भी अपलोड कर देंगे, और अगर नोट करना चाहेंगे आप तो नोट भी करा देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम अगर 18 फ़रवरी तक है तो आप एक थोड़ा सा प्रयास भी करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जितना ज़्यादा बता दें और आप थोड़ा सा प्रयास करें, क्योंकि अगर
सारी चीज़ें हम बताना प्रारंभ कर देंगे तो समय आपके पास कम हो जाएगा। इसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप मैप में जो फिल करने की जगह हैं आप वो स्वयं फिल करें, या फिर हम पीडीएफ में आपको भेज देंगे और आप उन्हें देख लेंगे, तो इससे आपको अत्यधिक लाभ हो जाएगा। अब हम आपके इससे आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता के बाद वैदिक काल की शुरुआत होती है। वैदिक काल का समय 1500 से 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। हम दोनों को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। पूर्व वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब बात करते हैं पूर्व वैदिक काल में। तो पूर्व वैदिक काल में पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। मुख्यतः पूर्व वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद का उल्लेख है, जिसे प्रथम वेद कहा जाता है, और उत्तर वैदिक काल में अन्य तीनों वेद, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद ऋग्वेद का ही पद रूप है, चूंकि ऋग्वेद गद्य रूप में था और सामवेद पद में है, और यजुर्वेद में गद्य और पद दोनों का उल्लेख है। और अथर्ववेद में जैसे औषधियों का, और यजुर्वेद में कर्मकांड भी कर्मकांड का को अत्यधिक महत्व दिया गया है। तो 4 वेदों का जो इतिहास है, पुरातात्विक प्रमाण है, वो आपने पढ़ा। उसके बाद चारों वेदों के आधार पर कुछ ग्रंथ लिखे गए। उसमें थे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि वैदिक काल में क्षेत्रफल का विस्तार कहाँ तक था। तो वैदिक काल के पूर्व वैदिक काल में पंजाब, अफगानिस्तान सहित भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग को क्षेत्र माना जाता है पूर्व वैदिक काल। और वहीं उत्तर वैदिक काल में बड़े पैमाने पर पूरब की ओर शिफ्ट होने लगे लोग, आगे बढ़ते हुए गंगा मैदान, सिंधु गंगा दोआब में बस गए, और
3 राज्यों की स्थापना हुई, जिसमें 3 राज्य, सबसे पहले राज्यों का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो इसमें ये 3 राज्य कौन से थे? काशी, कौशल और विदेह। जो जीवन जीने का तरीका था पूर्व वैदिक काल में, लोग घुमंतु प्रवृत्ति के थे, किसी एक स्थान पर नहीं टिकते थे। और वहीं उत्तर वैदिक काल में अपना एक निजी स्थान बना लिया था, वहीं वो रहा करते थे। अगर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो पूर्व वैदिक काल पशुपालन पर आधारित था, जिसमें मवेशी पालन आजीविका का प्रमुख साधन हुआ करता था। अन्य पशुपालन भी उल्लेखित हैं, जैसे घोड़े, बकरियां और भेड़ों का भी महत्व था, परंतु मवेशी पालन प्रमुख था। खेती बहुत ही कम देखने को मिलती थी और इसके विपरीत अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यहाँ खेती की प्रधानता आ गई और प्रमुख फसलें उत्तर वैदिक काल में गेहूं, चावल और गन्ना की उपज होने लगी। और उत्तर वैदिक काल में खुदाई में एक मृद भांड देखा गया है, जिसे चित्रित धूसर मृद भांड कहते हैं। और जिस जगह खुदाई से ये मृद भांड मिले हैं उसे चित्रित धूसर मृद भांड स्थल कहा जाता है। अब सामाजिक परिवेश की बात करते हैं वैदिक काल की, तो सामाजिक इकाइयां परिवार, कुल और कबीला, कबीला जिसे जन कहा जाता है, कबीले का मुखिया राजा हुआ करता था। वैदिक काल में जाति प्रथा बिल्कुल भी नहीं थी, जबकि इसके विपरीत अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो लोग गांवों में स्थिर जीवन व्यतीत करने लगे थे और जाति प्रथा का प्रचलन बढ़ गया था। 4 वर्णों में जातियां विभाजित कर दी गई थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। धार्मिक स्थिति को अगर वैदिक युग में देखा जाए तो देवी देवताओं के पूजा का उल्लेख मिलता है और यहाँ पे वैदिक युग पूर्व वैदिक काल में इंद्र देव को सर्व प्रमुख माना जाता था, परंतु उत्तर वैदिक काल में राजा और उसके आदमियों की शक्ति बढ़ रही थी। राज और उसके व्यक्तियों की शक्ति बढ़ रही थी। इसके विपरीत सभाओं की जो का महत्व घटने लगा था। इंद्र देवता का महत्व कम हो गया था। इंद्र देव के स्थान पे प्रजापति और अन्य देवताओं का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन प्रजापति का महत्व अत्यधिक बढ़ने लगा था, चूंकि कर्मकांडी प्रवृत्ति यहाँ पे बढ़ गई थी। यजुर्वेद में कर्मकांड ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इसके लिए हम
वैदिक युग को अब लगभग समझ चुके होंगे और कुछ चीज़ें हैं जो वैदिक काल में अभी हमको जानने की आवश्यकता है। जैसे ऋग्वेद को प्रथम वेद भी कहा जाता है और इसमें 10 मंडल और 1024 सूक्त हुआ करते। जो दूसरा और 7वां मंडल है सर्वाधिक प्राचीन है, इसे गोत्र मंडल भी कहते हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है, परंतु वहां कर्म आधारित वर्ण दर्शाए गए हैं। परंतु ये उत्तर वैदिक काल में ये विकृत जातियों का स्वरूप ले लेते हैं। और जो 10वें मंडल की हमने पुरुष सूक्त की बात की, उसमें जो 4 मंडल थे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र ही थे, परंतु ये कार्य के आधार पे विभाजित किए गए थे। और हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप जो भी नोट करते जा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा मैपिंग भी करते रहें। अगर मैं विद्यार्थियों से मुझे मिलना फिजिकली अगर हम मिल सकते तो हम उनको मैप फिल करवाने का भी एजेंडा रखते, लेकिन चूँकि ऑनलाइन ही हम जुड़ रहे हैं तो ये हमारा एक तरीके से एक दुर्भाग्य भी है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर जो भी डाउट होंगे आप बताएंगे तो मैं मैप यहाँ से फिल करके भेज दूंगी आपको PDF में। आप जो भी ईमेल एड्रेस देंगे उस पर भेज दूंगी। अन्यथा अगर आप कहेंगे तो मैं मैसेज में भी भेज सकती हूँ, और जैसा आप उचित समझें उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी शिक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, आपको इतनी जल्दी तैयारी करनी है, समय कम है, पढ़ाई ज़्यादा करनी है, इसके लिए हम सब कुछ देना तो आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना आवश्यक है उतना ही लोड आपको दिया जाए। अनावश्यक तो नहीं होता है कुछ भी, लेकिन बात ये होती है कि समय की गंभीरता को समझना अति आवश्यक होता है। तो उसके बाद आता है वैदिकोत्तर युग। वैदिकोत्तर युग 6ठी सदी ईसा पूर्व में उत्तर और पूर्व भारत में बड़े राज्य उभरे, जिसे महाजनपद कहा जाता है। और 16 महाजनपद, आपको एक होमवर्क और दिया जा रहा है कि 16 महाजनपद मैं अभी आपको नोट डाउन करा दे रही हूँ। इनको आप मैप में और इनकी राजधानी आपको याद करनी है, क्योंकि इस चैप्टर से प्रश्न अत्यधिक पूछे जाते हैं। उत्तर वैदिक काल से भी पूछे जाते हैं, वैदिक काल से भी पूछे जाते हैं। तो जितने सारे 16 महाजनपद हैं, अंग, मगध, वज्जी, काशी, कौशल, मल, कुरु, पंचाल, वत्स, अवंती, कंबोज, गंधार, अश्मक, चेदी, मत्स्य, सूरसेन,
16 महाजनपद आप मैप में भरेंगे राजधानी सहित। नहीं भरना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप इंटरनेट पे सर्च करें, एक प्रति निकाल लें। जब उसको निकालेंगे तो आप अपने रूम में लगा लें, 2-4 बार उसे देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ रटने का समय नहीं है आपके पास, रटेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। और फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं आपकी मदद में, लेकिन थोड़ा प्रयास करें आप भी। तो इस वैदिकोत्तर युग की जो विशेषताएं हैं, देखा है आपने कि पूर्व वैदिक काल में पशुपालन जीविका का आधार था और उत्तर वैदिक काल में कृषि आधारित व्यवस्था हो गई और वैदिकोत्तर युग में कृषि का विस्तार हो गया। यहाँ शहरीकरण की भी शुरुआत हो गई, व्यापार और उद्योग के विकास और क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव होने लगा। इससे एक जो विकृति आई, उत्तर वैदिक काल में जो जाति व्यवस्था, उसके विरोध में जैसे सामाजिक धार्मिक रूपांतरण का दौर आ गया। कर्मकांड, ब्राह्मणवाद और वैदिक बलि प्रथा के खिलाफ अपना असंतोष व्यक्त किया गया। अनेक पंथ उभर कर आए, जिसमें जैन और बौद्ध का स्थान प्रमुख है। बौद्ध और जैन धर्म कर्मकांड के विरुद्ध अपना प्रखर आवाज उठा रहे थे। अगर हम कल आपके लिए 3 चीजें लेके आएंगे, उसके पहले अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य वंश, मगध साम्राज्य, मौर्य वंश और गुप्त काल तक हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको यहाँ तक ले चलें। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद आज के लिए। आज के एपिसोड में फिर मिलेंगे, लेकिन चलते चलते हम आपसे कुछ और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपको कल एक चीज और पढ़ के आनी है कि मूल अधिकार आपको 14 से पढ़ने हैं और केवल आपको रटना कुछ नहीं है, सिर्फ एक बार रीडिंग करके आनी है, जिससे हम जाके अच्छे से समझ भी पाएं, आपको याद भी रहे।
तो आपको दो चीज़ें कल तैयार करके आनी हैं। सबसे पहली तो जितना हमने बताया है वो भी पढ़ लीजिए, और मैप को देखते हुए उसमें महाजनपद अंडरलाइन कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के जो भी स्थान हैं आपको बताए गए हैं वो आप फाइंड आउट मैप में कर लीजिए। वैदिकोत्तर युग में बौद्ध और जैन से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं वो उनको पढ़ के आ पाएंगे, और जो भी समस्याएं होंगी, क्योंकि एक बार पढ़ लेने से अगर हम दोबारा किसी बात को सुनते हैं तो वो अच्छे से याद रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।